जाना भी कि लर्न क्या करना है, लेकिन अनलर्न क्या करना है, क्या है जो हमें छोड़ देना है। जिस तरह से इन्फॉर्मेशन का ओवरडोज है, ऐसे में कहाँ बचकर निकला जा सकता है। ख़ास तौर पर जो नई जनरेशन है, जो तैयारी कर रही है अभी इंटरव्यू करने के लिए, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, असल में क्या है कि सबसे पहले तो खुद अपने भीतर ईमानदारी से झांकने की ज़रूरत है। और आप ये देखें कि दरअसल आप इस पेशे में आए क्यों हैं। ये खुद आपका चयन अगर है, आप बाय चांस आए या बाय चॉइस आए हैं। तो पत्रकारिता में बाय चांस आते हैं लोग बाग, इसलिए भी आ जाते हैं कि जी के ग्लैमर है, ये वो सब कुछ है ना। आप तो जानती हैं, आप तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आप रही हैं, तो बहुत सारे चेहरे आ जाते हैं। तो लीबा पोती करके आने वाले या बायलाइन की गरज के साथ में आने वाले पत्रकारों की नस्ल अलग हुआ करती है। लेकिन अगर आप इसलिए आए तो आपको मरण का त्योहार भी स्वीकार करना पड़ेगा। वो दुश्वारियाँ पल पल पे पत्रकारिता में आती हैं, बहुत सारी आती हैं। आपकी रातों की नींद जो है वो आपको गिरवी रखना पड़ता है, क्योंकि दरअसल आप सच्चे अर्थों में अगर पत्रकारिता करने आए, जिसकी यदि आप मान के चलते हैं कि चौथे स्तंभ के साथ जुड़े हैं, यदि आप जनता की आवाज़ बनकर इस पेशे में आना चाहते हैं, तो आपको मुकम्मल तौर पर एक पत्रकार बनने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो आप अपनी नींदों को छोड़िए, किन बातों को तौबा करिए, अपने चैन को छोड़िए, थोड़े थोड़े से लोभ लालच जो होते हैं घर परिवार के। मुझे याद है कि जब मैं दैनिक भास्कर में मेरी एंट्री हुई थी, तब मुझे महेश श्रीवास्तव जी ने कहा था कि देखो, तुम सांस्कृतिक पत्रकारिता करने आए हो, लेकिन तुमको बाकी बीट्स पे भी मैं आजमाऊंगा। हो सकता है तुमको विधानसभा भी भेजूँ, हो सकता है कि भोपाल की जल समस्या से भी तुमको पे भी काम करना हो, तो तैयार है ना इसके लिए। और सुनो, यहाँ पर 4 बजे प्रेस नोट आ जाते हैं जनसंपर्क से, इनको भी बनाना पड़ेगा तुमको। तो तुम सोचो कि केवल सांस्कृतिक पत्रकारिता में कल सारंगी और तबला ही सुनना है, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, पत्रकारिता में कभी भी कुछ भी करना पड़ सकता है। तो 4 बजे में जाकर पहले तो जनसंपर्क के सारे प्रेस रिलीज आती थी, तो उनको शॉर्ट करना, एडिटिंग करना। फिर कभी कभी प्रोविंशियल डेस्क में भी बैठना पड़ता था, तो उसमें सिरों जो लटेरी और विदिशा के समाचारों को भी आपको एडिट करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और उन्होंने मुझे कहा कि देखो, हल्का बुखार, ये कभी बहाने नहीं मत लाना। गाड़ी खराब हो गई, ये बहाने मत बनाना। जमाल जनेऊ और जोड़े जिमना मैं हमेशा कहता हूँ, ये सब इस तरह की चीज़ें मत करना कभी, कि तुम बोल दो घर पे कि हाँ जोड़े जिम ने शाम को चलना है, 16 सोमवार का व्रत है। ये सब मत करना, ये इन्विटेशन से तौबा करना। ठीक है। और शादी में जाना तो बिल्कुल लगन लगा के रात की ट्रेन से वापस आ जाना। ये अगर आपको स्वीकार है तो पत्रकारिता में आइए और दूर तक तुम जा पाओगे। और अगर तुमको लगता है कि बीच रास्ते से वापस लौटना है कहीं, तो फिर तुमको जैसा करना हो वैसा करना हो। और तुम जिस सांस्कृतिक पत्रकारिता में उतर रहे हो, वो तो बाकी बीट से भी ज़्यादा चैलेंजिंग है। तुम्हारे सामने एक बड़ा संगीतकार उस्ताद भी आएगा, गुरु भी आएगा, तुम्हारे सामने बड़ी नृत्यांगना भी आ सकती है। तुमको रज़ा, सैयद रज़ा और मकबूल फ़िदा हुसैन से भी इंटरव्यू करना पड़ सकता है ना। और तुमको तीजन भाई से भी बात करते आना चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें, ये आप अपना कौशल भीतर कैसे अख्तियार करेंगे, कैसे आप इसको हासिल करेंगे, इन चीज़ों को लेकर आपको खूब खूब सारा पढ़ना लिखना पड़ेगा, खूब सारा सुनना पड़ेगा। मैंने हज़ारों घंटे के व्याख्यान सुने हैं, हज़ारों घंटे की गोष्ठियाँ मैंने अटेंड की हैं। और बिल्कुल सच बता रहा हूँ, उल्लास तेलंग जी गवाह हैं, मैं भैरवी सुने बगैर कभी भारतवर्ष से लौटता नहीं था। वहाँ पर हमारे ऑपरेटर इंतज़ार करते थे, सर 11:15 बजे आप लौट के आ रहे हैं सर, सर जल्दी लिखिए, आपके लिए बस ये इतना जगह छोड़ी हुई है, फ़ोटो तो आ गई, आप जल्दी लिखिए। अब मेरे लिए चुनौती होती थी कि मैं वहाँ से छूट रहा हूँ, बस रास्ते में जितना सोचना है उतना ही सोचना है। इंट्रो क्या होगा, हेडिंग क्या होगी, और मुझे क्या लिखना है। अब आप सोचिए कि आप पंडित रघुनाथ सेठ की बांसुरी सुनकर जा रहे हैं, तो बिंब आपको रास्ते में बनाना है, क्योंकि वहाँ तो सिर्फ जो आपने लिखा, जो पहला लिखा, वो अंतिम कॉपी है। कोई एडिटर भी नहीं बैठा है आपकी कॉपी को चेक करने के लिए, सीधा ऑपरेटर को आपको देना है। तो मैं रास्ते में लगभग बिंब बना लेता था कि आज मुझे हेडिंग कहाँ बनानी, क्या बनानी है, इंट्रो क्या बनेगा, और मुझे किस चीज़ पर फोकस करना है आज। ये सारी चीज़ें मैं सोच कर जाता था, और वहाँ पर बिल्कुल मेरी पहली और अंतिम कॉपी हुआ करती थी। ये सारी की सारी चीज़ें तब आती हैं जब दुष्यंत कुमार कहते कि मैं जैसे ओढ़ता बिछाता हूँ, वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। तो जो सुबह शाम दोपहर, अभी भी मैं लगातार अपने सत्र गुजारता ही रहता हूँ। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं, बस गाड़ी में बैठे तो भी कुछ पढ़ लिया, कुछ अच्छा सुन लिया तो
सिर्फ कान तक नहीं सुना ना, उसको आपको भीतर भी ले जाना है। तो बेगम अख्तर अगर गा रही हैं वेद भारती पर, आप गाड़ी में पीछे बैठे हुए हैं, तो आप रुक जाइए थोड़ा सा, अरे कलाम किसका है, मज़ा आ जाएगा थोड़ा सा। अरे ये राग कौन सा है, तो उसमें मज़ा आ जाएगा आपको कि कितना अच्छा लगता है जब आपको पता चल जाए अचानक कि ये तो चारुकेशी में है, तो आपका मज़ा कुछ दोगुना हो जाएगा। तो चारुकेशी क्या है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि चारुकेशी क्या है। तिलक कामोद अगर मल्लिकार्जुन मंसूर गाकर जा रहे हैं तो मालूम होना चाहिए कि तिलक कामोद की उपज क्या है, इसके नोटेशंस क्या हैं। इस डिटेल्स के साथ अगर आप पत्रकारिता करेंगे तो आप खुद भी आनंदित होंगे और अपने पाठकों और अपने दर्शकों को भी आप आनंदित करेंगे। तो इस तरह का मेरा रहा कि पाया कैसे जाए और छोड़ा क्या जाए, ये दोनों के बीच में मैंने संतुलन बनाने की कोशिश की इस तरह से। और जी गए एक तरीके से। अभी भी ये सिलसिला जारी है।